गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज शुरू करेंगे अपना लेक्चर नंबर 2 फॉर सीए इंटर सीएमए इंटर डायरेक्ट टैक्स। कौन से एग्जाम के लिए सर? मई 26, सितंबर 26 और जैन 27 वाले बच्चों के लिए। तो अपन ने कल की क्लास में क्या पढ़ा था? अपने कल के एपिसोड में क्या देखा था? अपन ने देखा था कि सर गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है? गवर्नमेंट टैक्स लेती है अपने देश को रन करने के लिए। गवर्नमेंट अपन से टैक्स लेती है क्योंकि गवर्नमेंट को क्या चाहिए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, डिफेंस के लिए उनको पैसा चाहिए देश को रन करने के लिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है? अपन से टैक्सेस लेती है उस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। तो वो क्या लिखा? टैक्स आर कंसिडर्ड, टैक्स आर कंसिडर्ड, क्या लिखा? देखो, टैक्स आर कंसिडर्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ए सोसाइटी। टैक्स आर लेविड बाय गवर्नमेंट टू मीट द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। अब फिर अपन ने पढ़ा था कि टैक्स दो टाइप के होते हैं सर। कौन कौन से टैक्स होते हैं? एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स, सेकंड होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। अपन ने पढ़ा था एक तो होता है अपना डायरेक्ट टैक्स, सेकंड होता है अपना इनडायरेक्ट टैक्स। तो सर अपन ने पढ़ा था डायरेक्ट टैक्स क्या होता है ना। राहुल जो सीए बन गया था, पता है राहुल जो सीए बन गया था, उसने 15 लाख का सैलरी कमाया। अब जो ईयर एंड होगा, जब उसका रिटर्न भरने का टाइम आएगा, तो क्या करता है? 15 लाख पे अपना टैक्स कंप्यूट करता है और गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देता है अपने रिटर्न भरने के साथ ही। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। जो बंदा लाइबल था टैक्स पे करने के लिए, उसी ने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। फिर अपने पढ़ा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है ना, जो बंदा लाइबल है टैक्स पे करने के लिए, वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स पे नहीं करता है, उसके बिहार पे कोई थर्ड पर्सन गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पे अपन ने देखा था चिंटू अपना सी इंटर में क्लियर हो गया था। उसके पापा बहुत खुश थे। पापा ने उसको अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया, बोला कि जाके एक मोबाइल लेके आ जा। तो वो मोबाइल शॉप पे जाता है, उसको 1 लाख रुपए का एक मोबाइल पसंद आता है और उसको 18% जीएसटी देके गवर्नमेंट को, सॉरी गवर्नमेंट को नहीं, उस दुकान वाले को पे करता है पूरा अमाउंट और अपना मोबाइल लेके घर पे आ जाता है। तो चिंटू ने क्या किया? लाख रुपए का मोबाइल परचेज किया, उस पर 18% उसने जीएसटी दिया, 1,18,000 रुपए उसने किसको दिया? मोबाइल शॉप ओनर को दिया और एक फोन लेके अपने घर पे आ गया। अब मोबाइल शॉप ओनर क्या करेगा? जब अपने रिटर्न फाइल करेगा जीएसटी का, तब वो क्या करेगा ना, ये 18,000 रुपए गवर्नमेंट को पे कर देगा इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी। तो लाइबल था अपना चिंटू, पे किसने किया गवर्नमेंट को? उस मोबाइल शॉप ओनर ने। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जो बंदा लाइबल है वो टैक्स गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे नहीं करता है, कोई थर्ड पर्सन उसके भी पे गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, उससे ही कलेक्ट करके। तो मोबाइल शॉप ओनर ने चिंटू से टैक्स कलेक्ट किया और गवर्नमेंट को पे कर दिया, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। चलिए, फिर फिर अपन ने डिस्कस किया था सर, आपने कह दिया है कि गवर्नमेंट अपन से टैक्स कलेक्ट कर सकती है, तो इसका पावर गवर्नमेंट को किसने दिया? इसका पावर गवर्नमेंट के पास कहां से आया? तो सबसे बड़ा है इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को पावर दिया है कि आप चाहो तो क्या कर सकते हो? जो आम जनता है उनसे टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। तो ये सर पावर कहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो आपको जो एग्जाम के लिए याद रखना है, आपको एग्जाम के लिए याद रखना है ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट आपको एग्जाम के लिए याद रखने पड़ेंगे कि एक आर्टिकल है 246, उसमें एक 7th शेड्यूल दे रखा है, उसमें 3 लिस्ट दे रखी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। और जो यूनियन लिस्ट है उसमें बहुत सारे मुद्दे लिखे हैं जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो टैक्स लगा सकती, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो लॉ बना सकती है। उसमें एक एंट्री नंबर 82 है, उसमें लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इनकम पे टैक्स लगा सकती है एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। मतलब एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के बाकी इनकम पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। तो फिर अपन ने पढ़ा कि सर एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कौन लगा सकता है? तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है। सर इसका पावर कहां दे रखा है? इसका पावर दे रखा है आपको स्टेट लिस्ट के एंट्री नंबर 46 में लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकती है ना, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा सकती है। आई होप आपको यहां तक क्लियर है, आई होप आपको यहां तक क्लियर है। चलिए सर, फिर अपन ने पढ़ा था कि अपन को इनकम टैक्स लॉ पढ़ना है या इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है? इनकम टैक्स लॉ पढ़ना है या इनकम टैक्स अपन को एक्ट पढ़ना है? तो अपन को इनकम टैक्स लॉ पढ़ना है। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम टैक्स एक्ट एंड इनकम टैक्स लॉ? देखो, अगर आप जब अपना मॉड्यूल खोलोगे ना, तो मॉड्यूल में जब आप सबसे पहला दूसरा पन्ना खोलोगे तो वहां पे लिखा होगा कि सेक्शन ए इनकम टैक्स लॉज, वहां पे इनकम टैक्स एक्ट नहीं लिखा है। तो सर क्या डिफरेंस है एक्ट और लॉ में? अब मेरी बात समझना। सबसे पहले मेरे को एक बात का जवाब दो। फॉर एग्जाम्पल, ये पूरा आपका गांव है, तो ये पूरा आपका क्या है? गांव है। यहां पे आपका घर है, ठीक है, ठीक है। अभी आप गए दूर कहीं रहने के लिए या जॉब के लिए गए, वहां पे अगर आपको कोई पूछे
क्या करेगा, आपको पूछेगा कि भाई आप कहाँ रहते हो। तो एक बात बताओ, आप अपना घर का नाम बताओगे या फिर अपने गांव का नाम बताओगे? सर हम अपने गांव का नाम बताएंगे, हम इस गांव में रहते हैं, इस गांव में हमारा घर है। अब इसी हिसाब से समझना, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल दिया है आपको कि ये वाला क्या है ना, पूरा आपका, ये आपका क्या है, ये है आपका इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ का एक पार्ट है, कौन सा पार्ट है सर? इनकम टैक्स का एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा तो नहीं कह सकते, बड़ा पार्ट है, इसको है, इसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट। सर मतलब लो बड़ा है, लो बड़ा है, एक्ट से लो बड़ा होता है। एक्ट में ओनली प्रोविजंस लिखे होते हैं, जो सर्कुलर नोटिफिकेशन है जो गवर्नमेंट इशू करती है टाइम टू टाइम, कुछ भी प्रोविजन में चेंज करना हो तो गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन लेके आती है, वो आपका इनकम टैक्स एक्ट में कवर नहीं होता, वो इनकम टैक्स लॉ में कवर होता है। तो इनकम टैक्स लॉ में क्या बहुत सारे पार्ट होते हैं, देखो कैसे कंपोनेंट क्या क्या इनकम टैक्स लॉ के। एक तो इनकम टैक्स एक्ट कवर हो जाता है लॉ में, सेकंड आपका एनुअल फाइनेंस एक्ट कवर हो जाता है, इनकम टैक्स के रूल्स कवर हो जाते हैं, सर्कुलर नोटिफिकेशन कवर हो जाते हैं और कोर्ट के डिसीजंस कवर हो जाते हैं। सर ये क्या होते हैं, आज की क्लास में इनको ब्रीफ में जानेंगे, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मेरी बात समझना, इनकम टैक्स एक्ट के बारे में बता चुका हूं, उसमें 298 सेक्शंस होते हैं और इसमें 14 शेड्यूल्स होते हैं। अब मेरी बात समझना, ये एग्जाम के लिए आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, बट क्या सर इनकम टैक्स एक्ट में 298 सेक्शंस ही होते हैं? 298 सेक्शंस ही होते हैं क्या? आंसर इज नो। अब मेरी बात समझना, जब ये 1961 में एक्ट बना था तब इसमें 298 सेक्शन थे, उसके बाद क्या हुआ ना, इसमें और नए नए सेक्शन ऐड करते गए और वहां पे उनका नंबर 299 ऐसे नहीं रखा गया। जैसे कि कोई सेक्शन था 35, तो उसमें 35 एडी कर दिया, 35 सीसीडी कर दिया, ऐसे करके उसमें सेक्शन ऐड कर दिए। या फिर अपन बात करें, एक 80 करके आपका सेक्शन होता है जो डिडक्शन का सेक्शन है, जो अपन पढ़ेंगे आगे बाद में, उसमें 80C कर दिया, 80CCD कर दिया, और सेक्शन का नंबर तो बढ़ गए वहां पे, बट यहाँ पे ओवरऑल जो नंबर दिखाता है अभी भी 298 दिखाता है। अब जो आपका नया एक्ट आएगा 2025 वाला इनकम टैक्स का, उसमें क्या गया ना, सब सेक्शन को अलग अलग नंबर दे दिया गया है, तो वहां पे सेक्शन जो आपके हो गए हैं बहुत सारे हो गए हैं, वहां पे आपके सेक्शन क्या हो गए, बहुत सारे हो गए हैं, वहां पे कम से कम 150-200 सेक्शन आपके बढ़ चुके हैं वहां पे। तो कंटेंट वही है, बस उन सेक्शन का नंबर सही कर दिया है। अब उनको 1 2 3 4 5 करके ऐसे नंबर दे दिया गया है, पहले जिनका 80C था 80CCD कर दिया, ऐसे सेक्शन नंबर दे, उनको अब नंबर वाइज सीरीज वाइज कर दिया, इस वजह से आपके सेक्शन वहां पे बढ़ गए हैं, बाकी ओवरऑल कंटेंट वो सेम टू सेम रहने वाला है। चलिए अब मेरी बात समझना, अब मेरी बात समझना, अब अपन इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं तो पता है वहां पे अपन सेक्शंस पढ़ेंगे, सब सेक्शंस पढ़ेंगे, क्लोज पढ़ेंगे। सर ये होता क्या है, देखो ब्रीफ में आपको बताता हूं मैं इस चीज का। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सेक्शन क्या होता है। ये आपको भी कुछ भी लिखना नहीं है, आपको सिर्फ मेरी बातों को सुनना है और समझना है, ठीक है। सबसे पहले अपन जानते हैं व्हाट इज द सेक्शन। सेक्शन क्या कहता है ना, उसमें प्रोविजन लिखे होते हैं कि भाई इसके लिए अगर ये वाला इनकम कमाया तो इसके लिए ये प्रोविजन है, ऐसे टैक्स लगेगा, या फिर ये इनकम इस हिसाब से आपका टैक्सेबल होने वाला है, इस हिसाब से आप उसको डिस्क्लोज करोगे, तो इसमें लिखा होता है प्रोविजंस लिखे होते हैं। और सारे जो सेक्शंस होते हैं ना एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब सेक्शन नंबर 1 में कुछ और बात लिखी है, सेक्शन नंबर 2 में कुछ और ही बात लिखी है, सेक्शन नंबर 3 में किसी और ही प्रोविजन के रिलेटेड कोई बात लिखी है, तो मतलब ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं होते, ठीक है, इंटरकनेक्टेड ये एक दूसरे से नहीं होते। फिर आता है सबसेक्शन। सबसेक्शन ये क्या आता है ना सर, फॉर एग्जांपल सबसेक्शन क्या होता है ना, जैसे सेक्शन 5 है, सेक्शन 5 है आपका इनकम टैक्स में, उसमें सबसेक्शन 1 है, तो ये क्या होगा ना, सबसेक्शन 1 है, सबसेक्शन 2 है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। सेक्शन 5 का सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 ये आपस में क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होते हैं, मतलब जिनमें प्रोविजन लिखे एक दूसरे से लिंक्ड प्रोविजन होते हैं। इसमें कोई बात लिखी है उसी से लिंक होकर प्रोविजन सबसेक्शन 2 में आने वाली है, इसको बोलते हैं सबसेक्शन। थर्ड पॉइंट आता है क्लोज। क्लोज क्या होता है ना, क्लोज का मतलब होता है जो एक ही सेक्शन के पार्ट तो हैं, एक ही सेक्शन के पार्ट तो है बट वो आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है। जैसे सेक्शन 2 की बात करें तो उसमें सबसेक्शन 1 है, सबसेक्शन 2 है, सबसेक्शन 3 है, तो ये आपस में क्या है ना, इंटरकनेक्टेड नहीं है। अगर आप इनकम टैक्स में देखोगे तो सेक्शन 2 होता है आपका डेफिनेशन का सेक्शन, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में दे रखा है कि आपको एडवांस टैक्स का आपको डेफिनेशन दे रखा है। फिर सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्लोज 1, इसको आप सबसेक्शन नहीं पढ़ोगे, इसको आप पढ़ोगे क्लोज, इसको आप पढ़ने वाले हो क्लोज। तो क्लोज 1 में दे रखा है कि आपका एडवांस टैक्स का डेफिनेशन क्या है, क्लोज 1A में दे रखा है कि आपका
एग्रीकल्चर इनकम का डेफिनेशन क्या है? तो मतलब ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं होते हैं, इसको बोलते हैं क्लोज। और सब क्लोज होते हैं क्लोज के अंदर के पॉइंट, उसको बोलते हैं सब क्लोज, वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आया कि व्हाट इज द सेक्शन, व्हाट इज सब सेक्शन, व्हाट इज क्लोज। ठीक है, क्या सर एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि बताओ कि भाई ये क्लोज है, सब क्लोज है, ये सेक्शन है, ये सब सेक्शन है? ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। ये सिर्फ आपको एक्ट पढ़ने के लिए काम आता है कि आप एक्ट को कैसे पढ़ने वाले हो, कोई एक्ट में सेक्शन दे रखा है उसको आप कैसे रीड करने वाले हो। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें सेक्शन का, तो सेक्शन क्या होता है ना, जो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। सबसेक्शन क्या होता है ना, सेक्शन के ही पार्ट होते हैं जिसमें लिंक करके प्रोविजन लिखे होते हैं सबसेक्शन वाइज। सबसेक्शन 1 में कुछ और बात लिखी है, सबसेक्शन 2 में उसी से लिंक होकर बात लिखी है सबसेक्शन 1 से। क्लोज क्या होते हैं, जो एक ही सेक्शन के पार्ट तो होते हैं बट एक दूसरे से लिंक नहीं होते हैं, उन सब में क्लोजों में अलग अलग पॉइंट्स लिखे होते हैं। फॉर एग्जांपल सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में आपका एडवांस टैक्स का डेफिनेशन लिखा है, सेक्शन 2, सॉरी मैं सबसेक्शन पढ़ रहा हूं उसको, ये गलत है, आपको क्या पढ़ना है, सेक्शन 2 क्लोज 1 में आपका लिखा है एडवांस टैक्स का डेफिनेशन, सेक्शन 2 क्लोज 1A में लिखा है आपका एग्रीकल्चर इनकम का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है। तो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं होते, इसको बोलते हैं क्लोज। और सब क्लोज आपके क्लोजेस के ही पार्ट होते हैं। चलिए, एग्जाम के लिए आपको ये याद रखने का जरूरत नहीं है, बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको सेक्शन कैसे पढ़ना है, क्लोज को कैसे पढ़ना है। और अगर आप जब एक्ट पढ़ रहे हो तो आप में जो उसमें नंबर लिखे ना सेक्शन वाइज, उसको आपको कैसे रीड करना है, उसके लिए आपको ये बताया जा रहा है कि सेक्शन क्या होता है, सबसेक्शन क्या होता है, क्लोज क्या होता है। देखिए, सेक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। सेक्शन क्या होता है ना, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, जैसे सेक्शन 4, सेक्शन 5, ये इसमें अलग अलग बातें लिखी होती है। ठीक है, अब बात करें सबसेक्शन का, तो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं ईच अदर, आपस में क्या होता है, रिलेटेड होते हैं। सबसेक्शन इज पार्ट ऑफ सेक्शन एंड रिलेटेड टू ईच अदर। जैसे सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 जो बात करता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑफ रेजिडेंट, और 5.2 बात करता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट, यानी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। बात करें क्लोज का, तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते। जैसे क्लोज 1A ऑफ सेक्शन 2, सेक्शन 2 का क्लोज 1A बोलता है एग्रीकल्चर इनकम का डेफिनेशन बताता है, बट 1B आपको एमलगमेशन का डेफिनेशन बताता है। तो ये एक दूसरे से लिंक नहीं होते, इसको बोलते हैं क्लोज। आई होप आपको यहां तक क्लियर है। अब मेरी बात समझना, क्या सर हमको एग्जाम के लिए इसको याद रखना है? अगेन मैं बोल रहा हूं, आपको एग्जाम के लिए इनको याद रखने का जरूरत नहीं है। जो भी याद रखने की जरूरत वाली बातें होगी वो सब मैं आपको लिखवाऊंगा, सब आपको मार्क करवाऊंगा और बताऊंगा कि आपको ये याद रखना पड़ेगा एग्जाम में। अभी तक मैंने आपको एक ही पॉइंट बताया याद रखने के लिए, वो ये वाला पॉइंट बताया, वो मैंने बताया आपको ओनली ये वाला पॉइंट कि ये आपको याद होना चाहिए एग्जाम के लिए। ठीक है, इसके अलावा अभी तक आपको एग्जाम के लिए या फिर आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कोई भी दूसरा पॉइंट याद रखने का जरूरत नहीं है। चलिए, अब मेरी बात समझना, जब आप एक्ट पढ़ोगे, जब आप सेक्शंस पढ़ोगे, तो वहां पे सेक्शन में क्या होगा ना, कहीं प्रोविजो दे रखा होगा, कहीं एक्सप्लेनेशन दे रखा होगा। वो क्या होता है, प्रोविजो क्या होता है, एक्सप्लेनेशन क्या होता है, वो अपन यहाँ पे जानते हैं। देखो, अगर कोई सेक्शन में कोई बात लिखी है और उसका क्या करना है ना, अपन को एक्सेप्शन देना है कि भाई नहीं, उसमें लिखा है कि अगर ऐसा करोगे तो टैक्सेबल हो जाएगा, पर टैक्सेबल नहीं होगा। अपन को ऐसा करके एक प्रोविजो लिखना है, अगर बंदे ने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो अगर अपन को क्या करना है, उसका एक्सेप्शन देना है, तो अपन वहां पे प्रोविजो डाल देते हैं। वहां पे अपन क्या डालते हैं, प्रोविजो डाल देते हैं। जब अपन एक्ट पढ़ेंगे, जब अपन आगे पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे देखो ये प्रोविजो आया है और ये प्रोविजो इस रिलेटेड है क्योंकि इस सेक्शन में ये वाली बात लिखी है, इसका अपन को एक्सेप्शन डालना था गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या डाला, एक प्रोविजो डाल दिया। गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या डाल दिया, एक प्रोविजो डाल दिया। तो प्रोविजो क्या होता है, देखो, प्रोविजो is exception condition of provision contained in respective section subsection clause। अब मेरी बात समझना, एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल को समझना। एग्जांपल में लिखा है एक आपकी सेक्शन है 80GGB और 80GGC। सर ये कौन सी सेक्शन है, ये डिडक्शन की सेक्शन है। अभी आपको इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, आप इतना मानो कि एक सेक्शन है, उसमें क्या दे रखा है, उसमें प्रोवाइड कर रखा है आपको डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय कंपनीज एंड अदर पर्सन रिस्पेक्टिवली टू पॉलिटिकल पार्टी और ए इलेक्टोरल ट्रस्ट। ये इसका मतलब क्या है सर, उस सेक्शन में लिखा है कि अगर आप क्या करते हो, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हो तो गवर्नमेंट आपको उसका डिडक्शन देती है। मतलब फॉर एग्जांपल आपकी इनकम है 10 लाख रुपए, आपकी इनकम है 10 लाख रुपए और आपने 2 लाख रुपए पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर दिए, तो गवर्नमेंट बोलती है हम उस 2 लाख आपको डिडक्शन देते हैं, मतलब आपको ओनली 8 लाख पे टैक्स पे करना है। ठीक है,
ठीक है, उस सेक्शन में ऐसा लिखा है। जब अपन डिडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तब इस सेक्शन को अपन वापस पढ़ने वाले हैं। अब देखो क्या लिखा है, तो वहां पे गवर्नमेंट ने प्रोविजो दे दिया। देखो प्रोविजो क्या दिया है, द प्रोविजो टू सेक्शन 80 GGB एंड GGC प्रोवाइड्स दैट नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम कंट्रीब्यूटेड बाय इन कैश। अब मेरी बात समझना, गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देते हो तो हम आपको इनकम में से डिडक्शन देते हैं, ठीक है। बट अगर आपने एक भी रुपया, सिंगल रुपया अगर आपने कंट्रीब्यूट किससे किया है, कैश में कर दिया, मतलब बैंक से आपने ट्रांसफर एंट्री नहीं मारा पॉलिटिकल पार्टी के खाते में, आपने उसको कैश दे दिया, तो कैश का हम आपको एक भी रुपए का डिडक्शन यहाँ पे नहीं देंगे। अगर मान लो ये 2 लाख रुपए उन्होंने कैश में दिए हैं तो उनको एक भी रुपए का यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे उसने क्या दे दिया ना, एक्सेप्शन दे दिया उसका। पहले प्रोविजन में क्या लिखा था, आपको डिडक्शन मिल जाएगा, बट यहाँ एक्सेप्शन देके क्या बोला, अगर आपने केस में दिया तो आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो इसको बोलते हैं प्रोविजो। तो सर एक्सप्लेनेशन क्या होता है, एक्सप्लेनेशन क्या होता है ना, मान लीजिए आपको कोई सेक्शन दे रखा है डिपार्टमेंट ने, या फिर आपको एक्ट में एक सेक्शन दे रखा है और सीबीडीटी को लगा या डिपार्टमेंट को लगा कि भाई ये सेक्शन ऐसे नहीं समझा जा सकता, इसके लिए और भी आपको एक्सप्लेनेशन देने का जरूरत है, तो उसी सेक्शन के नीचे वो एक्सप्लेनेशन दे देते हैं उसका। उसी सेक्शन के नीचे वो क्या करता है, आपको एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि भाई इस प्रोविजन का ये मतलब रहेगा। देखो क्या लिखा है, एक्सप्लेनेशन इज अ क्लैरिफिकेशन रिलेटिंग टू द प्रोविजन कंटेंट इन द रिस्पेक्टिव सेक्शन सबसेक्शन क्लोज। मतलब उस सेक्शन सबसेक्शन या क्लोज में जो भी लिखा है उसको और क्लैरिफाई करने के लिए आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। एग्जाम्पल देखना, फॉर सेक्शन 80 GGB एंड GGC पॉलिटिकल पार्टी का डेफिनेशन देखना, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी मींस ए पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। देखो यहाँ पे एक एक्ट दे रखा है सर, यहाँ पे क्या बोला ना, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट करते हो तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो अब ये बताना जरूरी है कि पॉलिटिकल पार्टी आप मानते किसको, तो हम पॉलिटिकल पार्टी किसको मानते हैं, जो इस एक्ट के सेक्शन नंबर 29A में जो रजिस्टर्ड हुई है पॉलिटिकल पार्टी, उसी को हम पॉलिटिकल पार्टी मानते हैं ओनली। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे एक क्लेरिफिकेशन दे रखा है दैट द पॉलिटिकल पार्टी हैज टू बी ए रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, मतलब वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए इस एक्ट में, अदरवाइज उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा। इस बंदे ने इस पॉलिटिकल पार्टी में कंट्रीब्यूशन किया है। कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन तभी मिलेगा जब वो पार्टी क्या होगी, आपकी रजिस्टर्ड पार्टी होगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। ये एग्जाम में डायरेक्टली इन पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। आपको बस पता होना चाहिए प्रोविजो क्या होता है। प्रोविजो मतलब आपको एक्सेप्शन देना है, आपको एक्ट में जो प्रोविजन लिखा है उसका, और क्लैरिफिकेशन अगर देना है तो उसको बोलते हैं अपन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलिए एक बार आप क्या करोगे ना, फटाफट से इस लाइन को, ये प्रोविजो और एक्सप्लेनेशन को आप खुद से पढ़ोगे। मैं आपको 1-2 मिनट का टाइम देता हूँ, फटाफट से आप खुद से पढ़िए, उसके बाद अपन क्या करेंगे, आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए रीड कर लिया आपने,
रीड कर लिया आपने? हाँ सर, हमने रीड कर लिया। बहुत बहुत अच्छी बात, आपने रीड कर लिया। अब अपन आगे बढ़ेंगे। अब अपन आगे देखेंगे एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या होता है, उसकी बात करते हैं। देखो मेरी बात समझना, पता है इनकम टैक्स एक्ट कब बना था? 1961 में बना था सर। तो उसके बाद तो पता है कब कुछ चेंज हो गया, महंगाई कितनी बढ़ गई है, लोगों की इनकम कितनी बढ़ गई है। तो अगर उस हिसाब से अपन टैक्स लगाएंगे तो बहुत सारा टैक्स लग जाएगा। क्योंकि वहां पे तो उस टाइम क्या था ना, अगर आप 2,000 रुपये से ज्यादा कमाते हो या 5,000 से ज्यादा कमाते हो तो आप पे टैक्स लगता था। अभी तो 5,000 तो नॉर्मल इनकम है। तो गवर्नमेंट ने उसके हिसाब से आपको स्लैब चेंज भी किया है, आपको 2.5 लाख तक का एग्जेम्पशन भी दिया है, वो बना के बढ़ने वाले हैं। तो वो सब कहाँ से आया सर? एक्ट में तो चेंज कर नहीं सकते बनने के बाद। तो वहां के लिए आता है आपका एनुअल फाइनेंस एक्ट। गवर्नमेंट क्या करती है, हर साल कुछ चेंजेस लेके आती है एक्ट में। तो एक्ट में चेंजेस कैसे आएंगे? तो ऐसा तो नहीं कि अपनी कॉपी की जैसे है, अपने कॉपी ली फटाफट से, उसमें फटाफट से करेक्शन किया, भाई अभी से ये हो जाएगा, नहीं। उसके लिए एक अलग एक्ट पास करना पड़ता है, उसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंस एक्ट। तो जैसे कहते हैं ना अपन, हर साल बजट आता है फरवरी में, हर साल फरवरी में बजट आता है। तो बजट में एक एक्ट पास होके आएगा बाद में, मतलब बजट में एक पोस्ट एक्ट आता है, उसके बाद वो पास होता है और फिर वो अपने पास लागू हो जाता है। तो उसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंस एक्ट। इसके थ्रू क्या आता है ना, हर साल अमेंडमेंट्स आता है। अमेंडमेंट बोले तो एक्ट में चेंजेस आते हैं कि इस बार से ये वाला प्रोविजन आप पे एप्लीकेबल होगा, इस बार से इतना रेट ऑफ टैक्स लगेगा आपके ऊपर। तो ये एनुअल फाइनेंस एक्ट के थ्रू आता है। देखो क्या लिखा है, एवरी ईयर द फाइनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूस द फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट्स बजट सेशन। मतलब फरवरी में वो क्या करती है, फाइनेंस बिल इशू करती है और फाइनेंस बिल प्रेजेंट करती है और बताती है कि भाई ये चेंज अपन इस साल लाने वाले हैं। फिर वो पार्लियामेंट में पास होता है। उसके बाद क्या करता है, वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। When the finance bill is passed by the both of the House of Parliament and get the assent of the President, it become the Finance Act. वो फाइनेंस आपका एक्ट बन जाता है। वो प्रेसिडेंट ने उसको क्या किया, उसको अप्रूव किया और आपका फाइनेंस एक्ट बन जाएगा। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या होता है। इनकम टैक्स में चेंज करने के लिए जो भी आपको नए अमेंडमेंट्स आए हैं, जो भी नए रूल्स आए हैं इनकम टैक्स एक्ट में, उसको कंप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, एनुअल फाइनेंस एक्ट पास करना पड़ता है। जैसे ही एक्ट पास होता है वो सारे चेंजेस हो जाते हैं। चलिए, फिर आता है इनकम टैक्स रूल्स। ये क्या करता है, इनकम टैक्स एक्ट को सपोर्ट करता है, उसको और क्लैरिफाई करने के लिए, या फिर कुछ कैलकुलेशंस दे रखे हैं तो वो इनकम टैक्स रूल्स में दे रखी होती है आपके। देखो क्या लिखा है, द सीबीडीटी इज empowered टू मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ द एक्ट। For the proper administration of the Income Tax Act 1961, the CBDT frames rules. From time to time, these rules are collectively called Income Tax Rule 1962. बस आपको इतना ध्यान रखना है, इनकम टैक्स रूल्स क्या करते हैं ना, इनकम टैक्स एक्ट को सपोर्ट करते हैं। उसमें जो कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं उसका और डिटेल में एक्सप्लेनेशन मान सकते हो, या फिर कुछ कैलकुलेटिव फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं वो आपके इनकम टैक्स रूल्स में लिखे होते हैं। चलिए, फिर सर्कुलर क्या होता है, नोटिफिकेशन क्या होता है। देखो क्या लिखा है, सर्कुलर होता है, एक होता है नोटिफिकेशन। देखो सर्कुलर क्या होता है, सर्कुलर आर इशूड बाय द सीबीडीटी। सीबीडीटी इशू करता है सर्कुलर को फ्रॉम टाइम टू टाइम टू डील विथ सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स एंड टू क्लैरिफाई डाउट रिगार्डिंग द स्कोप एंड मीनिंग ऑफ द सर्टेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट। सर्कुलर्स आर बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट, नॉट ऑन एसएससी। एसएससी कैन टेक एडवांटेज ऑफ बेनिफिशियल सर्कुलर्स। देखो क्या लिखा है, सर्कुलर का मतलब क्या होता है वो मैंने पढ़ लिया, आपने भी पढ़ लिया, बट आपको समझ में नहीं आया होगा अभी तक। चलो, क्या होता है सर्कुलर। सर्कुलर क्या होता है ना, जैसे मान लो कोई अपना एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है, उसमें बहुत सारे प्रोविजन लिखे हैं। अब कुछ प्रोविजन अपन को समझ में नहीं आ रहे, उसके लिए अपन को और क्लैरिफिकेशन चाहिए और गवर्नमेंट ने उसके लिए एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे रखा है। तो डिपार्टमेंट क्या करता है ना, अपनी डिमांड पे क्या करता है, एक उसको एक एक्सप्लेनेशन टाइप का सर्कुलर दे देता है कि भाई इस प्रोविजन का ये मतलब आपको लेना है, ठीक है। अब वो फिर अपने ऊपर अपन उसका वो मतलब ले या ना ले, समझ में आया। मान लीजिए एक प्रोविजन है एक्ट में, उसके 2-3 मतलब निकलते हैं, ठीक है। अपन ने कोई दूसरा मतलब निकाल के उस पर टैक्स पे नहीं किया, डिपार्टमेंट ने कहा भाई इसका दूसरा मतलब होगा, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब डिपार्टमेंट ने क्या किया ना, सीबीडीटी ने क्या किया, सीबीडीटी क्या होता है, डिपार्टमेंट की ऊपर वाली पोस्ट होती है, एकदम भयंकर ऊपर वाली। ये मान लो कि एक्ट में जो भी चेंजेस करने, नोटिफिकेशन सर्कुलर, वो आपको डिपार्टमेंट नहीं देके सीबीडीटी देता है, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। सीबीडीटी ने आपको एक क्लैरिफिकेशन दे दिया, एक सर्कुलर दे दिया, उसमें लिखा है कि भाई इस प्रोविजन का ये मतलब रहने वाला है, ठीक है। तो क्या सर, हमने तो कहा भाई इस प्रोविजन का ये वाला मतलब रहेगा, डिपार्टमेंट का ये वाला रहेगा, और जो सीबीडीटी ने जो क्लैरिफिकेशन दिया है, जो सर्कुलर दिया है, उसमें बोला कि जो डिपार्टमेंट बोल रहा है वो सही है। तो क्या हम उसको मान ले, क्या हम उसको मान ले, क्या उस मान के हम क्या उस पर केस नहीं कर सकते? क्या आंसर इज हम केस कर सकते हैं। मेरी बात समझना, सर्कुलर ओनली डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग होता है। मतलब जो सीबीडीटी ने बोल दिया इसका आपको यही मतलब लेना है, तो डिपार्टमेंट को तो वही मतलब लेना पड़ेगा।
बट अपने ऊपर वो बाइंडिंग नहीं है। अपन चाहे तो अपन जो मतलब सोच रहे हैं वही मतलब लेके क्या कर सकते हैं, उस पर केस कर सकते हैं। अब मेरे साथ साथ वापस पढ़ोगे, अब जब वापस पढ़ोगे ना तो आप इसी माइंडसेट से पढ़ोगे कि सर्कुलर डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग होते हैं, अपने पे बाइंडिंग नहीं होते हैं। दूसरी बात, सर्कुलर क्या होता है ना, कोई नया प्रोविजन नहीं है, जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है उसी को और क्लेरिफाई करके उसको और अच्छे से बताने का ट्राई किया गया है सीबीडीटी के द्वारा। अब देखो क्या लिखा है, सर्कुलर्स आर इश्यूड बाय द सीबीडीटी, उसको सीबीडीटी इशू करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, जब उसको जरूरत लगती है, टू डील विद सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, जब कोई प्रॉब्लम आती है, एंड टू क्लेरिफाई डाउट्स रिगार्डिंग द स्कोप एंड मीनिंग ऑफ सर्टेन प्रोविजन। मतलब आपको पता नहीं चल रहा कि भी ये प्रोविजन कैसे अप्लाई करना है या फिर इस पर कैसे टैक्स वगैरह लगाना है, तो उसके लिए क्या करती है सीबीडीटी, आपको सर्कुलर इशू करती है सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। अब जो सर्कुलर इशू किया है सीबीडीटी ने, आर बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट, वो ओनली डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग होता है, अपने पे बाइंडिंग नहीं होता है। अपन जो मन में सोच रहे हैं चाहे तो वही मतलब लेके अपन कोर्ट में केस भी कर सकते हैं। एसएससी कैन टेक एडवांटेज ऑफ बेनिफिशियल सर्कुलर्स, मतलब कुछ जगह ऐसा हुआ, ये अपन ने बोला कि इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, डिपार्टमेंट बोल रहा है कि भाई ये प्रोविजन ऐसा भी बोलता है इस पर टैक्स लगना चाहिए, और सीबीडीटी ने क्लेरिफाई किया कि इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो ये जो सर्कुलर दिया है सीबीडीटी ने, वो अपने लिए बेनिफिशियल है, अपने लिए बेनिफिशियल है कि भाई हाँ टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो अपन क्या कर सकते हैं ना, बेनिफिशियल सर्कुलर को अपन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। मतलब अपन को दोनों मौका दिया है, आपको अच्छा लगे तो हमारा सर्कुलर एक्सेप्ट करो, नहीं लगे तो मत करो, आप केस कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ऐसा एसएससी के पास ऑप्शन होता है। सर एसएससी क्या होता है, सर एसएससी क्या होता है, हम तो वो तो ये भी नहीं पता एसएससी क्या होता है। देखो मेरी बात समझना, इनकम टैक्स में क्या होता है ना, एक टर्म होता है पर्सन, एक टर्म होता है एसएससी। आपका एक टर्म होता है पर्सन और आपका एक टर्म होता है एसएससी। देखो पर्सन तो क्या होता है ना, अपन पर्सन है, एक कंपनी भी पर्सन होती है। इनकम टैक्स में ध्यान रखना, जो जिंदा है वो पर्सन नहीं है, सब पर्सन है। कंपनी पर्सन है, फर्म पर्सन है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है वो भी पर्सन है, कोई कंपनी है वो भी पर्सन है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो भी पर्सन है। यहाँ पे जो भी बिजनेसेस हैं, जो भी बंदा है, सब पर्सन है, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, सब पर्सन है। अब उन पर्सन में से, मतलब ऑल आर पर्सन है, सब पर्सन है इसमें। अब ध्यान रखना, उन पर्सन्स में से जो इनकम टैक्स एक्ट में लाइबल है, चाहे टैक्स पे करने के लिए हो, चाहे रिटर्न भरने के लिए हो, या फिर कोई अदर प्रोसीडिंग्स के लिए लाइबल हो, वो क्या बन जाएगा, आपका एसएससी बन जाएगा। लाइबल इन इनकम टैक्स फॉर एनी प्रोसीडिंग्स लाइक फाइलिंग ऑफ आईटीआर, आईटीआर फाइल करने के लिए लाइबल है, फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, या फिर कोई एनी अदर प्रोसीडिंग्स के लिए लाइबल है, फॉर एनी अदर प्रोसीडिंग्स, वो क्या बन जाएगा, एसएससी बन जाएगा। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं सर सारे एसएससी तो पर्सन होते हैं, बट सारे पर्सन एसएससी हो ऐसा जरूरी नहीं है। आई होप आपको यहां तक क्लियर है, आई होप आपको यहां तक क्लियर है। चलिए अब सर अपन ने पढ़ा सर्कुलर के बारे में, अब अपन पढ़ेंगे नोटिफिकेशन क्या होता है। नोटिफिकेशन क्या होता है ना, 1 सेकेंड। हाँ, तो नोटिफिकेशन क्या होता है, नोटिफिकेशन होता है कि अगर आप मान लीजिए आपको कोई नया प्रोविजन लाना है साल के बीच में, मतलब बजट सेशन चला गया है, आपको साल के बीच में कोई नया प्रोविजन है, आपको उसको अप्लाई करना है, या फिर आपको रूल्स में कुछ चेंज करना है, तो आप नोटिफिकेशन लाके ये सब कुछ कर सकते हो। देखो क्या लिखा है, नोटिफिकेशन आर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। मतलब कोई नया प्रोविजन है उसको आपको लागू करना है, नए प्रोविजन को आपको क्या करना है, लागू करना है, तो आप नोटिफिकेशन के थ्रू नए प्रोविजन को लागू कर सकते हो। देखो क्या लिखा है, द सीबीडीटी इज आल्सो एम्पावर्ड, सीबीडीटी के पास भी पावर है कि क्या कर सकते हैं, वो रूल्स में अमेंड कर सकते हैं, रूल में चेंज कर सकते हैं, टू मेक एंड अमेंड रूल्स फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट बाय इशू ऑफ नोटिफिकेशन विच आर बाइंडिंग ऑन बोथ। ये सब पे बाइंडिंग होता है, एसएससी पे भी बाइंडिंग होगा और डिपार्टमेंट में भी ये बाइंडिंग रहता है। एक और नोटिफिकेशन वाला पॉइंट वापस पढ़ते हैं, देखो अब आराम से फील के साथ पढ़ेंगे, एकदम फील के साथ, ठीक है। नोटिफिकेशन आर इश्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नोटिफिकेशन किसके द्वारा इशू किया जाता है, सर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन इशू किया जाता है, टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अपना जो एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है, उसमें कोई नया प्रोविजन लाने के लिए, अब साल के बीच में लाना है, अब पता है
अपना फरवरी का बजट सीजन चला गया, अब उसमें अपन चेंज कर नहीं पाए, अपन को साल के बीच में कुछ नया प्रोविजन लेके आना है, तो अपन कैसे ला सकते हैं? ऐसा तो नहीं आएंगे वो एक्ट उठाए फटाफट उसमें चेंज कर देंगे रफ कॉपी की तरह, ऐसा नहीं कर सकते। आपको कुछ ना कुछ पार्लियामेंट में पास करना पड़ेगा या फिर आपको कुछ प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो वहां पे क्या करते हैं गवर्नमेंट आपको, या कुछ इशू करना पड़ेगा नोटिफिकेशन वगैरह, तो गवर्नमेंट आपको नोटिफिकेशन इशू करती है, बोलती है कि भाई ये वाला नया प्रोविजन हम इनकम टैक्स एक्ट में ऐड कर रहे हैं, तो आपका नोटिफिकेशन के थ्रू आपका प्रोविजन ऐड किया जा सकता है। क्या सर ये पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है? आंसर इज नो। सीबीडीटी भी चाहे तो क्या कर सकती है, कोई नया प्रोविजन बना सकती है, कोई नया रूल बना सकती है, या फिर कोई पुराना रूल उसमें चेंज कर सकती है थ्रू नोटिफिकेशन। और जो नोटिफिकेशन इशू होगा वो सब पे बाइंडिंग होता है, एसएससी पे भी और डिपार्टमेंट पे भी बाइंडिंग रहता है। अब अगर आपने सुना होगा, आपने समझा होगा, तो पता है अभी ऑडिट का डेट चेंज हुआ था, ऑडिट का डेट बढ़ गया था, तो उसके लिए नोटिफिकेशन लेके आई थी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कहा हम डेट बढ़ा रहे हैं, ये रहा नोटिफिकेशन। तो ये आपका एसएससी पे बाइंडिंग था, एसएससी को भी मानना पड़ेगा भाई डेट बढ़ चुकी है, और डिपार्टमेंट को भी मानना पड़ेगा कि डेट बढ़ चुकी है। चलिए, आई होप आपको यहां तक क्लियर है, आई होप आपको यहां तक क्लियर है। चलिए, ये सब पूरी थ्योरी दे रखी है, ये अपन बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे पढ़ना, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे, एक टर्म आता है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। अब थोड़े अपन फटाफट से प्रैक्टिकल पॉइंट पे जा रहे हैं, इनकम टैक्स के अपन थोड़े प्रैक्टिकल पॉइंट पे जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करने को मिलेंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, क्वेश्चंस आपको सोल्व करने के लिए मिलने वाले हैं। अब मेरी बात सुनना, अभी तक आपको सब कुछ समझ में आया? अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, सब कुछ समझ में आया? अभी तक सर अपन ने पढ़ा है, ओनली ये पढ़ा है कि सबसे पहली बात तो टैक्स क्या होता है, ये अपन ने पढ़ लिया। दो टाइप के टैक्स होते हैं वो अपन पढ़ चुके हैं। फिर पावर कहाँ से आया गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट के पास टैक्स लगाने का पावर आता है आर्टिकल नंबर 246 में 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दे रखी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स लिखे हैं उस पर लॉ बनाने का पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 82 में लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इनकम पे टैक्स लगा सकती है एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है सर, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का पावर किसके पास है? वो अपना आर्टिकल नंबर 246 के 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 46 में लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकती है, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा सकती है। चलिए, उसके बाद अपन ने पढ़ा कंपोनेंट क्या क्या होते हैं इनकम टैक्स लॉ के, वो अपन देख चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे कि व्हाट इज द प्रीवियस ईयर एंड व्हाट इज द असेसमेंट ईयर। व्हाट इज द प्रीवियस ईयर एंड व्हाट इज द असेसमेंट ईयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म। अब मेरे साथ आप लिखना शुरू करोगे, ठीक है? मतलब मेरे साथ, मतलब मैं लिखने के बाद मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए, तब आपको लिखना है, उससे पहले आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना ना। अब से अब मैं जो भी लिखाऊंगा आपको हर चीज लिखने का बोलूंगा, और मेरे लिखने के बाद आपको लिखना है, ठीक है? मेरे से पहले आपको लिखने का जरूरत नहीं है। चलिए, अब अपन हेडिंग डालेंगे एकदम रेड पेन से, पूरा रेड पेन से हेडिंग डालेंगे, ब्लैक पेन से अपन लिखेंगे। ठीक है सर, ब्लू से क्या करेंगे? अरे ब्लू से जो मर्जी वो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको रेड से हेडिंग डालना है और ब्लैक पेन से आपको लिखना है, ठीक है? चलिए, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं लिखना। तो अपन सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को अपन यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सर व्हाट इज द प्रीवियस ईयर, व्हाट इज द असेसमेंट ईयर, चलो जानते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे प्रीवियस ईयर, ठीक है? अब जो मैं लिखा रहा हूँ वो पहले लिखना लिखना नहीं है, सॉरी, जो मैं लिखा रहा हूँ उसको समझना है, एलोबरेट करना है, उसके बाद अपन एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद आपको लिखना है, ठीक है? चलिए, ईयर इन विच एसएससी actually
एंड द इनकम। जिस साल में एसएससी एक्चुअली इनकम को अर्न करता है उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, फिर हेडिंग डालोगे आप असेसमेंट ईयर। देखो अगर मैं बोलता हूँ ना हेडिंग डालोगे आप, तो भी आपको हेडिंग डालनी नहीं है। ठीक है, जब मैं आपको बोलूँगी लिखना है तब आपको लिखना है। उससे पहले मेरी आदत है, मैं बोलता रहता हूँ कि आप हेडिंग डालो, आप ऐसा करो, और आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ मेरी बातों को समझना है, सुनना है और देखना है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, ईयर इन विच टैक्स ऑन इनकम and in previous year actually paid to government and return of income filed। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। सर कुछ समझ में नहीं आया, आप क्या बातें कर रहे हो। चलो अब इनको अपन समझते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, फटाफट से कॉपी में एक बार नोट कर लो। ये वाला कॉपी में ये इतना सा नोट कर लो। उसके बाद क्या होगा ना, अपन बहुत सारे एग्जांपल लेंगे तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, इसलिए आपको भी क्या करना है, इसको नोट कर लेना। फटाफट से इसको नोट कर लो, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ। नोट डाउन कर लिया? नोट डाउन कर लिया आपने? चलिए अब अपन क्या लेंगे, एग्जाम्पल्स। अपन लेते हैं एग्जाम्पल। चलिए चलिए, बहुत हो गया, आपने बहुत सारा नोट डाउन कर लिया है। अभी तो अपन लेंगे एग्जाम्पल्स। अब मेरी बात समझना सर। सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि सर मान लीजिए मैंने मार्च 25 तक कुछ इनकम को अर्न किया है, क्या मैं इनकम टैक्स मार्च 25 तक ही पे कर दूंगा? क्या आंसर इज नो। सर हम जो इनकम अर्न करते हैं उसके बाद अपन को गवर्नमेंट 4-5 महीने का टाइम देती है कि आप इनकम पे आप टैक्स निकालिए, कंप्यूट करिए, फिर रिटर्न फाइल करिए, फिर आप हमको टैक्स पे करिएगा। तो आपको जुलाई तक का टाइम मिलता है, पता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इस साल में जॉब करी है, किस साल में जॉब करी है सर, 1 अप्रैल 25 टू लेके 31 मार्च 2016 तक आपने जॉब करी है। इस साल आपने जॉब करके 20 लाख रुपए कमाया है। ठीक है, आपने 20 लाख रुपए कमाए हैं। तब गवर्नमेंट क्या बोलती है, ऐसा नहीं बोलती है भाई 31 मार्च तक आपने जो इनकम कमाया 31 मार्च तक हमको टैक्स पे कर दो। तो गवर्नमेंट बोलती है एक काम करो, इस इनकम पे आप टैक्स कंप्यूट करो, टैक्स का एनालिसिस करो कि टैक्स कैसे आप बचा सकते हो, क्या डिडक्शन आपको मिल सकता है। ये सब आप कंप्यूटेशन करने के बाद हमको रिटर्न फाइल करना अप टू 31 जुलाई 2026 तक आप रिटर्न फाइल कर देना, वो वहां तक हमें टैक्स पे कर देना। ठीक है, यहां तक आपको टाइम दिया गया है रिटर्न फाइल करने के लिए। रिटर्न फाइलिंग डेट, यहां तक आपको टाइम दिया गया है रिटर्न फाइलिंग का। ठीक है, अब मेरी बात समझना, अब मेरी बात समझना। तो सर आपने इनकम कब कमाया? सर 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक हमने इनकम कमाया है। उस पर हमने टैक्स और रिटर्न कब भरा, उस पर हमने टैक्स कब पे किया, रिटर्न कब भरा उसका? सर हमने उसका रिटर्न भरा है 31 जुलाई 2026 तक। उसका हमने टैक्स जो भरा है, एक्चुअल में जो टैक्स भरा है, वो जो रिटर्न फाइल किया वो 31 जुलाई 2026
2026 तक किया है, या फिर एग्जाम्पल ले लो 31 जुलाई 2026 को ही आपने किया है, तो अब मेरी बात समझना, जो 31 जुलाई 2026 है, तो ये इसके लिए अपना ईयर कौन सा वाला रहेगा सर? इसके लिए अपना ईयर रहेगा, अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें, जो आपने 11th 12th में अकाउंट्स वगैरह में पढ़ा होगा, तो इसका अपना फाइनेंशियल ईयर रहेगा 2025-26, ठीक है। पर जो 31 जुलाई 2026 आता है वो कौन से वाले ईयर में आता है सर? ये आता है फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में आता है, ठीक है। अब मेरी बात समझना, अब जिस साल में आपने इनकम को कमाया है, जिस साल में आपने इनकम को कमाया है, मतलब ये वाला ईयर, ये वाला आपका ईयर होगा, इसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन प्रीवियस ईयर। और जिस साल में इस इनकम पे अपने टैक्स पे किया है, अपना रिटर्न फाइल किया है, उस साल को बोलते हैं असेसमेंट ईयर फॉर द प्रीवियस ईयर। इस साल का असेसमेंट ईयर कौन सा वाला होगा? इस साल का आपका असेसमेंट ईयर होगा असेसमेंट ईयर 26-27, इसको अपन बोलते हैं असेसमेंट ईयर। सर असेसमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि अपने जो पिछले साल में जो इनकम कमाया है उस पर टैक्स का असेसमेंट अपन कब करें। असेसमेंट किसको बोलते हैं? कैलकुलेशन करना, जांच पड़ताल करना। वो अपने असेसमेंट किया है अगले साल में, तो अगले साल को बोलेंगे अपन असेसमेंट ईयर। आई होप आपको यहां तक समझ में आया, आई होप आपको यहां तक समझ में आया। फटाफट से एक बार फोटो उतार लीजिए, एक बार फोटो उतार लीजिए, उसके बाद अपन क्या करते हैं, आगे की बात करते हैं। फटाफट से फोटो उतार लीजिए एक बार आप। फिर 2-4 एग्जाम्पल और लेते हैं इसके, फिर 2-4 अपन एग्जाम्पल और लेते हैं। चलिए, नोट डाउन कर लिया आपने? सर हमने नोट डाउन कर लिया है, हमने सर नोट डाउन कर लिया है। अब मेरी बात सुनो, सिंपल सी बात देखो, एकदम एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं कि जो भी आपको साल दे रखा है, जिस साल में आपने इनकम को अर्न किया है, उसका जस्ट अगला साल आपका क्या होगा ना, असेसमेंट ईयर रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको दे रखा है कि आपका प्रीवियस ईयर क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपको प्रीवियस ईयर दे रखा है कि आपने 24-25 में आपने इनकम को अर्न किया है, ठीक है। तो ये 24-25 में आपने इनकम को अर्न किया है, वो आपका प्रीवियस ईयर रहेगा। इसका जस्ट अगला साल जो आपका 25-26 रहेगा, ये आपका रहेगा असेसमेंट ईयर। बस जिस साल में आपने इनकम को अर्न किया है उसका जस्ट अगला साल आपका क्या रहने वाला है, असेसमेंट ईयर रहने वाला है। बस आपको इतना याद रखना है सर, इतना ही याद रखना है, बस आपको इतना ही याद रखना है इसमें। क्या सर एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है क्या कि आपका अगर मान लीजिए 25-26 आपका प्रीवियस ईयर है तो आपका असेसमेंट ईयर क्या होगा? आंसर इज नो। ऐसे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आते, बट आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो वहां पे आपको डायरेक्टली क्या दे रखा होगा कि असेसमेंट ईयर 26-27 का आपका इनकम इतना है। तब आपको समझना पड़ेगा कि 26-27 असेसमेंट ईयर बोल रहा है, इसका मतलब आपका प्रीवियस ईयर कौन सा वाला होगा? ये आपका प्रीवियस ईयर रहने वाला है 25-26। जब आप आर्टिकलशिप में जाओगे, जब सीए इंटर आपका हो जाएगा, उसके बाद आप आर्टिकलशिप में जाओगे, या फिर कुछ डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चे जो आर्टिकलशिप से आए हैं अभी, उनको पता होगा कि आप जब ऑडिट रिपोर्ट वगैरह बनाते हो तो वहां पे आपको प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों आपको मेंशन करने पड़ते हैं। वो ऑटोमेटिक वैसे मेंशन होके ही आता है आपकी साइड से, बट वहां पे आप देखोगे कि वहां पे आपका असेसमेंट ईयर मेंशन रहता है। चलिए, और जो आप फाइनेंशियल्स वगैरह प्रिपेयर करते हो उसमें भी आप असेसमेंट ईयर मेंशन करते हो। चलिए चलिए चलिए, तो देखो क्या लिखा है अपन ने अभी यहाँ पे क्या किया एग्जाम्पल में, और अपने प्रोविजन में क्या लिखा है वो एज इट इज अपन उसको क्या करने वाले हैं, लिंक करने वाले हैं। देखो, ईयर इन विच असेसी एक्चुअली अर्न द इनकम, मतलब उसने जिस साल में एक्चुअली इनकम को कमाया है, तो उसने 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक उसने जॉब किया है और उसने 20 लाख का सैलरी कमाया, मतलब इस साल में उसने सैलरी कमाया है, ये साल उसका बन जाएगा प्रीवियस ईयर। और जिस साल में आपने जो इनकम आपने प्रीवियस ईयर में कमाई है उस पर टैक्स पे कर रहे हो, उसका रिटर्न फाइल कर रहे हो, उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो आपने इसका रिटर्न फाइल किया 31 जुलाई को, जो अगले साल में आता है ये अगला साल का बन जाएगा असेसमेंट ईयर। आई होप आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट क्लियर है।
अब अपने नोट्स में जब आएंगे, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। पहले एग्जाम्पल को अपन पढ़ेंगे, क्या लिखा है, रमेश अर्न सैलरी ऑफ ₹15 लाख ड्यूरिंग 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026। 25-26 आपका क्या बन जाएगा, आपका प्रीवियस ईयर बन जाएगा, जिस साल में आपने इनकम को अर्न किया है। एंड टैक्स पेएबल ऑन सच इनकम एंड रिटर्न फाइल्ड ऑन 25 जुलाई 2026। उसने 25 जुलाई 2026 को अपना रिटर्न फाइल कर दिया। तो रिटर्न कब फाइल किया, 26-27 में। तो आपका 26-27 क्या बन जाएगा, आपका असेसमेंट ईयर बन जाएगा फॉर प्रीवियस ईयर 25-26 के लिए। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब फटाफट से ये जो टेस्ट ऑफ नॉलेज दे रखा है, इसको आप सोल्व करके बताइए कि आपका प्रीवियस ईयर क्या होगा और आपका असेसमेंट ईयर क्या होगा। देखो क्या लिखा है, मिस्टर चिंटू मेक प्रॉफिट इन अ बिजनेस ऑफ ₹1.5 लाख। उसने 1.5 लाख का प्रॉफिट कमाया है इस साल में। ड्यूरिंग द प्रीवियस पीरियड 1 मई से लेकर उसने 31 जुलाई तक उसने क्या किया है ना, 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया बिजनेस में। उसके बाद उसने क्या किया ना, जॉब पकड़ ली। Who's got salary income from 1 August 2025 to 31 March 2026. Identify the previous year and assessment year for such income. इस इनकम का आपका प्रीवियस ईयर क्या रहेगा और असेसमेंट ईयर क्या रहेगा। तो ये इनकम आपने कब कमाया है, ये सर इनकम हमने कमाया है 2025-26 में। 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक हमने ये इनकम कमाया है। तो ये अपना रहेगा प्रीवियस ईयर। और इसका असेसमेंट ईयर रहेगा, इसका जस्ट अगला साल कौन सा रहेगा, तो 26-27। ये आपका असेसमेंट ईयर इसका रहने वाला है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। एक बार फटाफट से आप क्या करोगे ना, प्रीवियस ईयर असेसमेंट को यहाँ से पढ़ लोगे। सेम टू सेम बात लिखी है जो अपन ने वहां पे देखी थी, बट एक बार यहाँ से पढ़ लोगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे ना, आगे का पॉइंट डिस्कस करते हैं। चलिए पढ़ लिया, पढ़ लिया आपने। चलिए अब मेरी बात समझना। तो अभी तक अपन ने क्या देखा कि सर प्रीवियस ईयर में जो अपन कमाते हैं उस पर अपन टैक्स कब पे करते हैं, उसका रिटर्न कब फाइल करते हैं अपन, असेसमेंट ईयर में अपन रिटर्न फाइल करते हैं उसका, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कुछ एक्सेप्शंस दे रखे हैं आपको, मतलब कि ये लोग अगर इनकम अर्न करते हैं, अगर यहाँ से आपका इनकम अर्न होता है या फिर ये सिचुएशन रहती है, तो आपको प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा और प्रीवियस ईयर में अपना सब कुछ आपको क्लोज करना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है, एक्सेप्शंस क्या दे रखी है, इन फॉलोइंग केस इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। मतलब प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लगेगा। देखो क्या लिखा है। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस दे रखे हैं अपन को। कुछ केस दे रखे हैं जहां पे प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में क्या लगने वाला है, आपका टैक्स लगने वाला है। चलिए कौन कौन से केस दे रखे हैं। अगर अपन पहले केस की बात करें तो पहला आपका जो केस दे रखा है वो लिखा है, ये लिखा है शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट। देखो शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, ये क्या लिखा है सर। अब मेरी बात समझना, अगर कोई नॉन रेजिडेंट बंदा है जो इंडिया का बंदा नहीं है, इंडिया के बाहर का बंदा है, जो अपनी बोट लेके इंडिया में आता है बिजनेस करने के लिए और वहां पे बिजनेस करके अपनी बोट लेके वापस चला जाता है, तो गवर्नमेंट बोलती है कि आपने जो इंडिया से इनकम कमाया है उसको इंडिया में आपको टैक्सेबल तो हमको करना पड़ेगा, हम आपको टैक्स तो उसको इंडिया में पे करना पड़ेगा। बट आपके लिए हम अगले साल का वेट नहीं करेंगे, आपके लिए हम प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेंगे। आपने जिस साल में इनकम को अर्न किया है उसी साल में आपको अपना टैक्स पे करना
पड़ेगा, मतलब आपको प्रीवियस ईयर में आपने जो इनकम अर्न किया है आपको प्रीवियस ईयर में टैक्स पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये नॉन रेजिडेंट है, उसने इंडिया से कितना कमाया, उसने 20 लाख रुपए कमा लिए। उसने कहा अभी तो मैं जाता हूँ, असेसमेंट ईयर में आके इसका मैं रिटर्न फाइल कर दूंगा और टैक्स पे कर दूंगा। गवर्नमेंट ने कहा नहीं 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 नहीं, एक बार तू इंडिया से चला गया, क्या गारंटी है तू वापस आएगा? तो एक काम कर, तूने जो प्रीवियस ईयर में जो इनकम कमाया है ना, तो प्रीवियस ईयर में टैक्स पे कर दे। उसने 2025-26 में इनकम को कमाया, गवर्नमेंट बोलती है 2025-26 में तू क्या कर दे, इस पर टैक्स पे करते हमको। इसके लिए हम असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेंगे, असेसमेंट ईयर का इसके लिए वेट नहीं करेंगे। समझ गए? सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, कोई बंदा है, कोई पर्सन है जो इंडिया छोड़ के जा रहा है, कोई बंदा इंडिया छोड़ के ही जा रहा है, तो गवर्नमेंट बोलती है नहीं 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 नहीं, तेरा कोई भरोसा नहीं है भाई, तू क्या पता इंडिया वापस आए ना आए, एक काम कर, तूने जो इस साल में इनकम कमाया है तो इसी साल में उस पर टैक्स पे कर दे। अगर तू इस साल में जो तूने इनकम कमाया है तो उसी साल में उस पर क्या कर दे, टैक्स पे कर दे, तो इंडिया छोड़ के जा रहा है। मान लीजिए अपना है चिंटू, चिंटू ने इस साल में इंडिया से कमाया है 25 लाख रुपए, एंड इन प्रीवियस ईयर 25-26 में उसने 25 लाख रुपए इंडिया से कमा लिए। अब वो इंडिया छोड़ के जा रहा है 25-26 में ही, तो गवर्नमेंट उसको बीच में ही रोकती है कि रुक जा बेटा, एक काम कर, तूने जो 25-26 में जो इनकम कमाया है तो उसको 25-26 में उस पर टैक्स पे करके चला जा, हम तेरे लिए अगले साल का वेट नहीं करेंगे। टैक्स मस्ट बी पेड इन प्रीवियस ईयर 25-26, उसको 25-26 में उस इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा। चलिए थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, कोई एओपी है, कोई बीओआई है। सर ये एओपी क्या होता है, बीओआई क्या होता है? एओपी का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, नहीं सॉरी, एक एजेपी है, तो एओपी का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बीओआई का होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एजेपी का आपका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। तो अगर ये कोई पर्टिकुलर इवेंट के लिए फॉर्म हुई है, तो ये पर्टिकुलर इवेंट के लिए फॉर्म हुई है, तो गवर्नमेंट बोलती है अगर आप इस साल में किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए फॉर्म हुए हो और वो इवेंट कंप्लीट हो चुका है, इवेंट कंप्लीट हो चुका है, तो अब इसके बाद आप कुछ करने वाले तो हो नहीं, तो एक काम करो ना, जो आपने इस साल में इनकम कमाया है आप इसी साल में उस पर टैक्स पे कर दो और अपना सब कुछ शट डाउन आप कर सकते हो। अब सर ये एओपी क्या होता है, बीओआई क्या होता है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन क्या होता है? आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्यों सर? आपने 11th-12th की बीएसटी में साफ साफ पढ़ा है कि सर एओपी क्या होता है, बीओआई क्या होता है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन क्या होता है। आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो, चलो मजाक कर रहे हो कोई बात नहीं है, अगर आपको जानना है क्या होता है तो आप क्या करोगे ना, अपने कंसेप्ट बुक में आओगे, कंसेप्ट बुक में आके जो अपने बीच के 2-3 पेपर छोड़े थे ना, आज आपको होमवर्क देता हूँ, आपको क्या करना है ना, ये जाके पढ़ना है आज घर पे, आज आपको जाके पढ़ना है इसको, और अगर कोई भी डाउट आए तो आप क्या करोगे, मेरे को मैसेज करने वाले हो कि सर मेरे को ये डाउट आ रहा है इसमें। ये आपका एओपी है, ये बीओआई है, और ये आपका रहेगा आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ये आप घर जाके पढ़ोगे और इसको अपन एक क्लास में अपन डिस्कस भी कर लेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। बाकी एग्जाम के लिए आपके लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, एग्जाम के लिए आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको अपन क्या करेंगे, बाद में इसको डिस्कस भी कर लेंगे। चलिए, अगर आपका एओपी बीवाई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन अगर कोई पर्टिकुलर इवेंट के लिए आपने बनाया है, ठीक है, आप सब इकट्ठा हुए साथ में आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए, फॉर एग्जांपल आपने सर्दियों में स्वेटर बेचने का बिजनेस किया, 3 महीने के बाद आपका स्वेटर का काम चला गया, गवर्नमेंट बोलती है एक काम करो ना, अभी आप इस पर टैक्स पे कर दो, अभी आप क्या कर दो, इस पर टैक्स पे कर दो, हम आपके लिए अगले साल का वेट नहीं करेंगे। चलिए फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी फॉर अवॉइड टैक्स। देखो क्या लिखा है, पर्सन
पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। टैक्स को अवॉइड करने के लिए क्या कर रहा है, वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है। तो गवर्नमेंट बोलती है अगर तू ऐसा कुछ कर रहा है और अगर तेरे लिए हम असेसमेंट ईयर का वेट करेंगे तो पता नहीं कौन सी स्कीम लेके आ जाएगा और हमको टैक्स ही नहीं देगा। तो तूने इस साल में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है, हमको तेरे पे पूरा डाउट है कि तू इसलिए तूने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है कि तेरे को टैक्स ना पे करना पड़े, तो इसी साल में उस पर टैक्स पे कर दे। तो इसी साल में क्या कर दे, उस पर टैक्स पे कर दे। तो अपना चिंटू है, उसके पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके पास एक प्रॉपर्टी है, उसने क्या किया, उसको ट्रांसफर कर दिया, उसको किसी को दे दिया ऐसे गिफ्ट वगैरह करके, या फिर कुछ भी उसने क्या किया, 25-30 लाख में उसने बेच दिया। और अब वो स्कीम लगा रहा है कि उस 30 लाख पे टैक्स कैसे ना पे कर सकूं मैं, कैसे मैं फ्रॉड कर लूं गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट ने कहा हमको भी तेरे इंटेंशन पता लग गए हैं, तो एक काम करना, तूने जो प्रॉपर्टी इस साल में सेल किया है, तूने जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है, जो सेल किया है तूने प्रॉपर्टी को, उस पर हमको प्रीवियस ईयर में ही टैक्स पे कर दे। टैक्स मस्ट बी पेड इन प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। आपको इस साल के में जो आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है, तेरे को इस साल की प्रॉपर्टी जो तुमने ट्रांसफर किया है, उसी साल में तेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि तुझे पता नहीं असेसमेंट ईयर आने तक क्या घपलेबाजी कर दे और क्या हमको टैक्स पे ही ना करे। चलिए, फिफ्थ पॉइंट आता है आपका, लास्ट पॉइंट, वो आता है डिसकंटिन्यूड बिजनेस का। डिसकंटिन्यूड बिजनेस, मान लीजिए आपका बिजनेस आपका बंद हो गया 15 जुलाई 2025 में, आपका बिजनेस बंद हो गया। तो गवर्नमेंट बोलती है हम के लिए आपके लिए असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेंगे, एक काम करो ना, तूने इस साल में तेरा धंधा बंद हो गया तो इस साल में हमको टैक्स पे कर दे, हम तेरे लिए अगले साल का वेट यहाँ पे नहीं करेंगे। अगर तेरा धंधा इसी साल में बंद हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस था, ये बिजनेस आपका क्लोज हो गया ऑन 31 दिसंबर 2025 में, आपका बिजनेस क्लोज हो गया। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, या डिपार्टमेंट क्या बोलता है कि आप इस जो आपने इनकम कमाया है यहाँ तक 9 महीने में, ये अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक का, उस पर टैक्स है ना, आप इसी प्रीवियस ईयर में यानी कि 2025-26 में ही आप इस पर पे कर दो, हम आपके लिए असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेंगे। तो ये 5 पॉइंट आते हैं जहां पे आपको प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में टैक्स पे करना पड़ता है। बाकी में क्या होता है ना, अगर आपने प्रीवियस ईयर में इनकम को अर्न किया है तो आपको क्या करना पड़ता है, असेसमेंट ईयर में उसका टैक्स पे करना पड़ता है, असेसमेंट ईयर में उसका रिटर्न फाइल करना पड़ता है। चलिए फटाफट से इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आज की क्लास को अपन यही माउंट अप करते हैं। कल की क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, कल की क्लास में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं रेट ऑफ टैक्स। सर कल की क्लास में छोटा सा पॉइंट है ये आपका अनडिस्क्लोज इनकम का, ये मैं आपको बता के फिर अपन रेट ऑफ टैक्स शुरू करने वाले हैं। इसमें अपन क्या करेंगे ना, एक्चुअल में अपन टैक्स निकालेंगे कि इस बंदे का इतना इनकम है, इस पर कितना टैक्स आना चाहिए। बहुत ही कैलकुलेटिव है, बहुत ही मजा आने वाला है। बट कल की क्लास में आपके पास कैलकुलेटर होना बहुत जरूरी है, कैलकुलेटर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशन का यहाँ पे काम पड़ने वाला है। फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद अपन क्या करते हैं, आज की क्लास को यही राउंड अप करते हैं। चलिए, और रोज के रोज रिवीजन लगाना है, भूलना नहीं है, ठीक है। जो रोज आपको यहाँ पढ़ाया जाता है उसको घर जाके आपको रिवीजन लगाना है, और जो होमवर्क दिया जाएगा उसको होमवर्क को आपको कंप्लीट करना है। तो आज का आपका होमवर्क रहेगा, जो आपने आज तक पढ़ा है, आज तक कल की क्लास में और आज की क्लास में, उसको आप वापस क्या करोगे, एक बार रिवाइज करके आओगे। चलिए,
थैंक यू। कर लो नोट डाउन, फटाफट कर लो यार, उसके बाद अपन इसको शट डाउन करते हैं। कर लिया? चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।